friends, this is Shreyas and welcome to my YouTube channel. Sorry for the delay in uploading the videos, but from now the videos will be uploaded regularly. So don't worry. ये जो सिटीजनशिप है इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, तो मैंने इसके लिए दो वीडियोस यहाँ पे अपलोड किए हैं। जो फर्स्ट पार्ट रहेगा इसमें हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड उस पर डिस्कशंस करेंगे, यानी आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो आर्टिकल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का उसमें हम जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट ने, यानी सिटीजनशिप एक्वायर कैसे करनी है, सिटीजनशिप लॉस कैसी होगी, तो ये चीज़ों पे वो सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि इंडिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस। तो जो सिटीजन्स होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप होती है, उसके साथ साथ एलियंस वो होते हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप नहीं होती है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। जैसा पहला डिफरेंस ये है कि वो जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो सब इनके लिए अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो एलियंस होते हैं ये सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय नहीं करते, इनके लिए सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब सिटीजन्स को छोड़ के हम एलियंस पे जाते हैं। एलियंस जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एक होते हैं एनिमी एलियंस। जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं वो ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो उस कंट्री के लोग होते हैं जिसके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, कॉर्डियल रिलेशन है। उसके साथ साथ जो एनिमी एलियंस होते हैं वो लोग उस कंट्री से बिलोंग करते हैं जो कंट्री के साथ इंडिया वॉर में है। ओके, सो एनिमी कंट्री, इसीलिए इनको एनिमी एलियंस कहा जाता है। उसके साथ साथ इन दोनों में भी यही डिफरेंस है कि एज कंपेयर टू फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस को कम राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, एलियंस को नहीं। तो इस तरह के जो राइट्स है वो पहला आर्टिकल है 15, उसके साथ साथ 16, 19, 29, 30, ये सब हम फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस करेंगे। पर ये सब जितने भी आर्टिकल्स है, ये जितने भी राइट्स है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। तो देखिए, आर्टिकल 15 जो कि कहता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ कर सकते हैं, एलियंस के साथ। उसके साथ साथ राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो कि आर्टिकल 16 है, वो भी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं रहेगी इन लोगों के लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। उसके साथ साथ जो तीसरा दिया गया है वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। इसमें 6 तरह के फ्रीडम्स दिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये सब सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, एलियंस के लिए नहीं। ये फ्रीडम सिर्फ सिटीजन्स को है। उसके साथ साथ जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है वो सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, हमारे कंट्री के एलियंस को नहीं, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिए गए हैं। ये क्यों है, ये हम फंडामेंटल राइट्स में आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, राइट टू वोट इन इलेक्शन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वोटिंग सिर्फ हमारे सिटीजन्स ही कर सकते हैं, एलियंस नहीं, फॉरेनर्स नहीं। उसके साथ साथ जो 6th कहा गया है यहाँ पे, राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप। देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो कंटेस्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स ही कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसमें पहला ही दिया जाता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो इससे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। उसके साथ साथ एक दिया गया है एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। अब देखिए, यहाँ पे सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस ही दिए गए हैं, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही होल्ड कर सकते हैं। और ये ऑफिसेस होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ऑफिसेस, गवर्नर ऑफ स्टेट के ऑफिसेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, उसके साथ साथ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया। ये ऑफिसेस सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स ही होल्ड कर सकते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर और ये सब चीज़ें नहीं दी गई, क्योंकि ऊपर ही लिखा गया है कि मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा वो बाकी ऑफिसेस होल्ड करेगा, जो कि सिर्फ सिटीजन्स ही कर सकते हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ यहाँ कहा गया है कि जो राइट्स है उसके साथ साथ जो ड्यूटीज़ है वो भी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ है वो हमारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। उसका मतलब ये कि जैसे
टैक्सेस पे करना, उसके साथ साथ नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये सिर्फ हमारे उसके साथ साथ डिफेंड करना हमारे कंट्री को, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, जो कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आगे डिस्कस करेंगे। और इस तरह की कुछ ड्यूटीज सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स की दी गई है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आपको ये है कि देखिए नेचुरलाइजेशन से कुछ सिटीजन्स बनते हैं, उसके साथ साथ कुछ बाय बर्थ सिटीजन बनते हैं। अब नेचुरलाइजेशन से कौन सिटीजन बनता है, बाय बर्थ कौन सिटीजन बनता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पर एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि इंडिया में जो नेचुरलाइजेशन से सिटीजन बनता है उसके साथ साथ बाय बर्थ सिटीजन बनता है, वो दोनों कंटेस्ट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। बट यूएसए में जो सिटीजन बाय बर्थ है वही सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, नेचुरलाइज सिटीजन नहीं, वो एलिजिबल नहीं होते। ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। इसको इसी तरह आपको कनेक्ट करना है। देखिए कि इंडिया और यूएसए में कौन सा डिफरेंस है, उनमें से एक डिफरेंस ये है। चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या दी गई। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप, ये जो एक पार्ट दिया गया है, पार्ट 2, इसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक के आर्टिकल्स है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो प्रोविजंस है वो परमानेंट नहीं है। उसके साथ साथ ये जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ये जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था तब कौन सिटीजन बनेंगे, यही चीज़ दी गई है। और उसके बाद की चीज़ें जैसे कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करनी है या कैसी लॉस होगी सिटीजनशिप, ये सब चीज़ों के लिए ये जो क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है, ये सिर्फ पार्लियामेंट को पावर देती है इस तरह के लॉ इनैक्ट करने के लिए कि कौन सिटीजन बनेगा और किसकी सिटीजनशिप कैसे लॉस होगी। तो देखिए ये चीज़ें हमारे प्रोविजंस में नहीं दी गई है, इसके लिए अलग से एक्ट बनाने का पावर दिया गया है। तो वो एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के थ्रू इन द ईयर 1955, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जो काफ़ी बार अमेंड हो चुका है। बट आप इतना याद रखिएगा कि फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो जो एक्ट है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। तो अब हम आगे जो देखेंगे वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो 4 कैटेगरी में पर्सन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया बने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब कमेंसमेंट हुआ ऑन जनवरी 26, 1950 को, तब कौन कौन बने, उनकी 4 कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में। तो हम पहली कैटेगरी देखते हैं, यानी देखिए आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 में उन लोगों के बारे में कहा गया है जो लोग डोमिसाइल है इंडिया में। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि जो लोग डोमिसाइल है इंडिया में और जो उसके साथ साथ 3 कंडीशंस फुलफिल करते हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। अब देखिए सबसे पहले डोमिसाइल इन इंडिया है, उसके साथ साथ 3 कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन उनको फुलफिल करना है। जैसे पहले तो वो इंडिया में बॉर्न हुए होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि उनके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। उसके साथ साथ थर्ड कंडीशन ये है कि वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में 5 साल से। देखिए कमेंसमेंट होने के 5 साल से ये लोग यहाँ के क्या कहते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने चाहिए, कमेंसमेंट होने के पहले के 5 साल। ओके, जैसे 1950 में कमेंस हुआ तो उसके पहले से 5 साल आप ले लीजिए, वो यहाँ पे रहे हुए लोग होना तब से, तो वो यहाँ के सिटीजन्स कहलाएंगे। अब इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन उनको फुलफिल करना है अगर वो डोमिसाइल इन इंडिया है, तो ये आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो कि पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं, पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं, वो कैसे सिटीजन्स बनेंगे हमारे कंट्री के। अब देखिए जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनके लिए ये कहा गया है कि वो इंसान खुद या उसके पेरेंट्स में से कोई एक या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ होना चाहिए। अब देखिए अनडिवाइडेड इंडिया यानी इंडिया के पार्टीशन के पहले यहाँ पे वो बॉर्न होना चाहिए, ठीक है। वो पर्सन उसके पेरेंट्स में से कोई एक या फिर ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये चीज़ होने के साथ साथ
दो कंडीशंस है जिसमें से कोई भी एक उसको फुलफिल करना है, एटलीस्ट एक तो भी उसको फुलफिल करना है। वो कंडीशंस ये है कि यहाँ पे देखिए आप डेट याद रखिएगा, अगर वो माइग्रेट होते हैं इंडिया में 19 जुलाई 1948 के पहले, ओके, और वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है इंडिया में, वो उनके माइग्रेशन के डेट से अब तक, तो या फिर ऐसे केस में अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद अगर होते हैं, तो ये दूसरी कंडीशन है, तो क्या होगा कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे, उसके लिए उनको रजिस्टर्ड करना होगा। ये दो चीजें कही गई है, एक 19 जुलाई 1948 के पहले माइग्रेशन की और दूसरी 19 जुलाई 1948 के बाद में माइग्रेट होने की। तो ये दो कंडीशंस में से कोई एक उनको फुलफिल करना होगा। अब देखिए इसमें भी एक चीज दी है, ये जो रजिस्टर करना है ये तो हमने सिंपली कह दिया, पर इसमें एक चीज हमको याद रखना है कि रजिस्टर जो ये जो पर्सन है, इन्होंने रजिस्टर किया हुआ होना चाहिए खुद को, जब से उन्होंने रजिस्टर किया तब से लेके 6 महीने तक के डेट, यानी उनके एप्लीकेशन जो है डेट, उसके 6 महीने तक उनको वो इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। ओके, तो ये है आर्टिकल 6। अब जो थर्ड कैटेगरी दी गई है वो ये है कि आर्टिकल 7, दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 7। तो इसमें ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है, ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान में गए और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए रिसेटलमेंट के लिए। अब देखिए ऐसे लोगों का जो कहा गया है कि जो इंडिया से पाकिस्तान में गए फिर वापस इंडिया में आए, तो आफ्टर मार्च 1 1947 अगर ऐसा होता है, ओके, अगर वो मार्च 1 1947 के पहले अगर वो पाकिस्तान में गए हैं इंडिया से और रिटर्न हो जाते हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन्स बनेंगे। और इस चीज के लिए उनको इंडिया में एटलीस्ट 6 महीने तक रिसाइड करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए वो इंसान इंडिया में आएगा, वो डेट एप्लीकेशन देगा एज फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए सिटीजन, और वो एप्लीकेशन देने के बाद 6 महीने तक उसको यहाँ पे रुकना है, तभी वो सिटीजन कहलाएगा। यही आर्टिकल 6 में भी लास्ट पॉइंट में दिया गया था, यही आर्टिकल 7 में भी सेम चीज दी गई है। अब देखिए आर्टिकल 8 में कौन से पर्सन के बारे में बताया गया है, तो ये आर्टिकल 8 ऐसे लोगों के बारे में बताता है जिनके वो पर्सन खुद या फिर जिनके पेरेंट्स या फिर जिनके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए, बट अभी वो इंडिया के बाहर रह रहा है, वो इंडिया का सिटीजन कब बनेगा, ये चीज के बारे में आर्टिकल 8 में दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब वो इंसान यहाँ पे बर्थ हुआ या उसके पेरेंट्स का यहाँ बर्थ हुआ या ग्रैंड पेरेंट्स का यहाँ बर्थ हुआ, वो इंसान कहीं और रह रहा है, तो आउटसाइड इंडिया जहाँ भी वो रह रहा है वहाँ पे कुछ इंडिया के डिप्लोमेट्स होंगे, इंडिया के कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तो उनके पास उस इंसान को रजिस्ट्रेशन करना होगा फॉर द सिटीजनशिप। ओके, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये पहले किया हो या बाद में किया हो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये चलेगा। इस आर्टिकल के अंडर ऐसा दिया गया है। अब देखिए ये जो प्रोविजंस है, तो हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये जो प्रोविजंस है ये ओवरसीज सिटीजन्स के लिए सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 8 में है। देखिए अभी हमने जो आर्टिकल्स डिस्कस किए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, हम उसको सम अप कर लेते हैं। इनको सम अप करते वक्त देखिए हमको इसके कुछ कीवर्ड्स याद रखना है। मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा जिससे आप 5, 6, 7, 8 इनको याद रख सकते हैं इजीली। तो देखिए सबसे पहले देखिए आर्टिकल 5 ये ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो लोग इंडिया में ही डोमिसाइल्ड है। उसके साथ साथ आर्टिकल 6 ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए, पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं। उसके साथ साथ आर्टिकल 7 ऐसे लोगों के बारे में बात करेगा जो लोग पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान में गए पर पाकिस्तान से वापस लौट के इंडिया में आ गए हैं रिसेटलमेंट के लिए। उसके साथ साथ आर्टिकल 8 ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो इंडियन ओरिजिन के ही है पर वो आउटसाइड इंडिया रहते हैं। तो अब इसमें एक चीज हमको याद रखनी है कि जो जैसे जैसे आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं, देखिए कॉम्प्लिकेशंस आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ आप इन आर्टिकल्स को यही टेक्निक से याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 5 में क्या था, डोमिसाइल्ड इन इंडिया था, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाकिस्तान से इंडिया में आया है, कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से बढ़ गए।
आर्टिकल 7 में पाकिस्तान में जाता है इंडिया से और वापस लौट के पाकिस्तान से इंडिया में आता है, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गए। अब आर्टिकल 8 में तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडियन ओरिजिन का है, पर बाहर के किसी कंट्री में या बाहर के किसी फॉरेन स्टेट में वो इंसान अभी रिसाइडिंग है, अभी रह रहा है, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है। तो इस तरह से आप 5, 6, 7, 8 को याद रख सकते हैं। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में और भी कुछ प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कि आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11 रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो इन आर्टिकल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 9 में ये कहा गया है, अगर कोई पर्सन किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप वॉलेंटरीली एक्वायर कर लेता है, किसी सिटीजनशिप ले लेता है किसी फॉरेन स्टेट की, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ आर्टिकल 10 ये कहता है कि वो जो भी इंडियन सिटीजन्स है वो तब तक सिटीजनशिप उनकी कंटिन्यू रहेगी। वो ये जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे, जो लॉ बनाए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कंटिन्यू कैसे, कब तक रहना और किस तरह से रहना। उसके साथ साथ आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है कोई भी प्रोविजंस बनाने की विथ रेस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कैसे एक्वायर करना है और कैसे लॉस होगी, इसके लिए प्रोविजंस बनाने का जो पावर है ये पार्लियामेंट को दिया गया है आर्टिकल 11 के थ्रू। अब देखिए ये सिटीजनशिप से रिलेटेड जो 9, 10, 11 थे, ये आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक्वायर कैसे करनी है, लॉस कैसी होगी, इसके बारे में कोई प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ये राइट सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11। तो देखिए ये पावर का यूज़ हमारे पार्लियामेंट ने किया और एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास की, जिसमें ये दिया गया है कि किस तरह से हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, उसके साथ साथ लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ये इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी प्रावधान हैं, ये सब सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गए हैं, जो हम वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू friends, thanks for watching, and if you like this then please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.